नमस्कार। आज न्यूजीलैंड की बात करेंगे। न्यूजीलैंड अगर आपको जाना है तो किस तरीके से फंड आपके होने चाहिए, क्या कुछ तैयारी आपको करनी है, ये आज इस मंच पर चर्चा का विषय होगा। और न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट को लेकर क्या सोचता है, किस तरीके से वीजा के चांसेस आपके बहुत ही शानदार बेहतरीन हो सकते हैं, चांसेस 100% हो सकते हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कविता चमोली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कविता जी, फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैम, जो न्यूजीलैंड की अप्रोच है वो दो तरह की आ रही है। वीजा दे भी रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा केसेस में वीजा वो रिजेक्ट भी कर रहा है। लेकिन फिर भी वेस्टर्न ओवरसीज का सक्सेस रेट तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स को लेकर क्या सोच है न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड सही कह रहे हो आप कि वीजा दे भी रहा है और वीजा रिजेक्ट भी कर रहा है, राइट। जिनको वीजा दे रहा है ऐसे वीजास भी हैं जो विदाउट इंटरव्यू वीजा दे रखे हैं, और जो इंटरव्यू में कहीं अगर उन्हें लग रहा है कि किसी चीज की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें इंटरोगेट करना पड़ रहा है या दे नीड सम मोर डिटेल और इन्फॉर्मेशन, तो वो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट लेटर्स भी दे रहे हैं, राइट। लेकिन जितना अभी इन ट्रेंड रिफ्यूजल आ रहा है वो मैक्सिमम इज बेस्ड ऑन फंड्स, फंड्स, फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं फाइनेंशियली। तो ये जो है मेन अभी रीजन है फिलहाल रिफ्यूजल के लिए। फंड्स को लेकर क्या मैं समझूं? फंड फिर बहुत ज्यादा चाहिए न्यूजीलैंड अगर किसी को जाना है? एक ना प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जाती है, राइट। ठीक है। न्यूजीलैंड में 1 साल का प्रोग्राम भी है, 1.5 साल का भी है, 2 साल का भी है, एंड देन 3 साल की बैचलर्स डिग्री भी है, ठीक है। तो हमें बीइंग इन इंडिया हमें पता है कि पेरेंट्स बहुत पहले से प्लान कर लेते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन का, राइट। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है कि 75, 80, 85 लाख किसी के पास लिक्विड फंड्स हो 3 साल के प्रोग्राम के लिए, राइट। अगर उनके पास लिक्विड फंड्स नहीं है तो एटलीस्ट एक क्रेडिबल पेमेंट प्लान तो हो कि हम लोग जो है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में अपना ट्यूशन फीस या रहने खाने का खर्चा कहाँ से लेके आएंगे। तो ये जो है वो चाहते हैं कि आप सच सच बताओ और आपका इनकम इतना हो कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे ना एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, रादर देन पुटिंग द प्रेशर ऑन चाइल्ड कि भाई आप वहां जाके कमाओ और अपना खर्चा उठा लो। ठीक है, 1 साल का बच्चे का समझिए किसी ने अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन क्या न्यूजीलैंड फिर पूछेगी आपसे दूसरे साल का बताओ, तीसरे साल का खर्चा बताओ, कैसे आप बेयर करोगे? बिल्कुल। जैसे अगर कोई 3 साल की बैचलर डिग्री में जा रहा है फॉर एन एग्जांपल, राइट, उसको क्या चाहिए? पहले साल की ट्यूशन फीस प्लस पहले ईयर का लिविंग एक्सपेंस जो कि 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स है फॉर अ ईयर, राइट। एक बार का उसका एयर फेयर का खर्चा, क्योंकि ऑब्वियसली वीजा आएगा तो फ्लाई करके जाएगा एंड टिकट 40-50 हजार की तो नहीं होती है, तो वो $2,000 फिक्स्ड है, ठीक है। 20,000 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये हो गया 22,000 फिक्स। उसके बाद फीस, ट्यूशन फीस 1 साल की, जो कि वेरी करती है कि प्राइवेट कॉलेज में $18,000-19,000 भी है अप टू 22,000-23,000, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में स्टार्ट्स फ्रॉम $25,000 गोज अप टू 30 फॉर नर्सिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर फंड्स देखेंगे तो 25-26 लाख ऑन एवरेज दिखाना पड़ेगा 1 साल के लिए कम से कम, क्योंकि वो 1 साल में वो पे हो जाएगा AIP आने के बाद, राइट। अब उन बच्चे के पास सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए कुछ है ही नहीं, लेट्स सपोज कोई इनकम का सोर्स नहीं है, राइट, कोई रेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है जहां से वो पैसा आएगा, ठीक है, या उनके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई LIC नहीं है, कोई ऐसा सेविंग नहीं है, या कहीं से पैसा एक्रूड नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम जेन्युइनली भी सोचें तो वो सेकेंड ईयर की फीस कहाँ से देगा? यही चीज गवर्नमेंट और यही चीज वीजा ऑफिसर सोचता है। मुझे ये चीज समझाएं, ठीक है, बच्चे ने पैसा अरेंज कर लिया, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, इंडिया का ना कल्चर है, लोग FD में जमा करते हैं, राइट, ठीक है, या फिर पैसा यहाँ से लिया वहां से लिया, तब जाके वो पैसा जोड़ा और ठीक है ले भैया पकड़ पैसा और लगा ले वीजा। बिल्कुल। तो वो चलेगा न्यूजीलैंड के लिए या लंबी तैयारी करनी पड़ेगी? और लिक्विड फंड की आप बात कर रही हैं, यानी सेविंग अकाउंट में पैसा चाहिए फिर? देखिए, न्यूजीलैंड क्या बोलता है, वो बोलता है स्पॉन्सर एक दे दो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेबल किस किस से है? जो स्टूडेंट के इमीडिएट ब्लड रिलेशन में आता है, मम्मा पापा, मतलब मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, दादा दादी, नाना नानी। अगर मैरिड है तो स्पाउस, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप डॉक्यूमेंटली जो है रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी क्या है, लेट सपोज मान गए हम कि 25 लाख 26 लाख एक बंदे के अकाउंट में नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मदर के अकाउंट में था, कुछ फादर के अकाउंट में है ना, कुछ दादाजी ने दे दिया, कुछ नाना जी ने हेल्प कर दी, बिकॉज दे वांट टू सी देयर चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ग्रो, राइट। तो एफर्ट्स दे देंगे। तो न्यूजीलैंड बोलता है कि ठीक है, आप स्पॉन्सर एक रखो, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ फंड्स मत दो, आप एक अकाउंट में उस पैसे को मर्ज कर दो, ठीक है। मर्ज कर दिया,
तो अब मर्ज किया तो वो तो स्टेटमेंट और बैलेंस आज का हो गया, तो आप कैसे बोलोगे कि वो पैसा पुराना था या स्टेबल था? तो आप उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स लगा दो, ठीक है, कि सपोर्ट दे रही है स्टेटमेंट्स कि भाई 6-6 महीने पुराना पैसा था या एफडी थी, हमने तोड़ दी, लिक्विडेट की, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है कि एफडी थी, लिक्विडेट की, और लिक्विडेट करने के बाद कैश निकाल लिया और कैश लेके दूसरे अकाउंट में डाल दिया और बोला कि ये वही पैसा है, तो वीजा ऑफिसर कैसे मानेगा? मतलब इट कुड बी कि पैसा निकाल लिया हो और कुछ और हो गया हो एंड देन पैसा कहीं और से आया हो, राइट? तो पैसे को एज इट इज आरटीजीएस करा दो, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करा दो कि यहाँ से 5 लाख था ये इधर डाल दिया, यहाँ से 6 लाख था ये इधर डाल दिया, और करके आपने एक ही अकाउंट में जो है मर्ज कर दिया। और स्पॉन्सर आप उसको बना दो जिनका इनकम का बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो उनके लिए फाइनेंशियल अंडरटेकिंग दे सकता है, जो उनके लिए स्पॉन्सरशिप दे सकता है फॉर द कमिंग ईयर्स। एक और चीज समझाएं, वाइजली वीजा कंसल्टेंट आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, या फिर न्यूजीलैंड की प्रोफाइल की बात की जाए तो आप कह रही हैं सक्सेस रेट हमारा अच्छा है, तो किस तरीके से आपका रोल होता है इस चीज में? जब एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो काउंसलिंग लेता ही है, चाहे वो ऑनलाइन ढूंढे, चाहे वो किसी है ना कंसल्टेंट के पास जाए, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सुन के ये तो समझ लेता है कि कितना फंड चाहिए, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल है? अब लेट सपोज आपके अकाउंट में एग्रीकल्चर इनकम का पैसा आया है 35 लाख रुपए, पैसा तो है, 3 महीने से आपके अकाउंट में भी पड़ा है, तो अब वो तो सोच रहा है मेरे पास 35 लाख है, लेकिन ये भी तो देखो कि क्या वो एम्बेसी जिसको आप सबमिट करना चाह रहे हो फाइल, क्या वो उसको एक्सेप्ट करती है, या ये इसी अकाउंट में चल जाएगा, या लेट सपोज आपके पास वो पैसा जो है किसी उसमें है, कोऑपरेटिव बैंक में है, या फिर वो पोस्ट ऑफिस का पैसा है, तो एम्बेसी तो नहीं एक्सेप्ट कर रही है उस पैसे को। तो इन चीजों को जानने के लिए आपको एक कंसल्टेंट चाहिए जो मतलब उस मार्केट में ही काम कर रहा हो, जिसके पास अपडेट्स हो और जिसके पास एक्सपीरियंस हो कि किन फंड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और स्टूडेंट्स इसका लाभ भी उठाएंगे। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी ने आपको बताया किस तरीके से चीजें हैं, लेकिन आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो इनके ऑफिस पहुंचिए, कविता जी अवेलेबल हैं, हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार।